Hi, so this is revision class number 23, General Studies Revision for Prelims 2022. पॉलिटी में हम कुछ फैक्ट्स और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी में रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और क्रॉप के टाइप्स। हिस्ट्री में वी विल लर्न अबाउट सर्टेन बुक्स एंड ऑथर्स फ्रॉम एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया। इकोनॉमिक्स में स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी रेगुलेटर। करंट अफेयर्स में अंटार्कटिका बहुत न्यूज में है और नियर फील्ड कम्युनिकेशन RFID विल गेट टू लर्न। सो ये सारे टॉपिक्स हम क्विकली अराउंड 30 मिनट्स ऑफ टाइम पे रिवाइज करेंगे। ये PDF में विद इन आवर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो देखने के बाद PDF से एक बार आप रिवीजन करना, गो थ्रू करना। आज ही के दिन ये सारे टॉपिक्स हमारे कंसोलिडेट हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी एफिशिएंट मेथड बिकॉज हमें बहुत सारी रेंज कवर करनी है, तो स्पीड का भी हमें ध्यान रखना होगा। ओके, सो लेट अस बिगिन। ये क्विक फैक्ट्स हैं पॉलिटी के। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इससे पहले वीडियोस में हमने देखा एग्जीक्यूटिव तो वैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बट रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। डी फैक्टो एंड डी जूर होता है। Who is considered the chief spokesperson of the union government? The answer is again the prime minister, chief spokesperson. Who recommends the dissolution of the Lok Sabha? जैसे अभी पाकिस्तान में देखो, although our constitution is different, but वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बोला डिसॉल्व करो लोक सभा काइंड ऑफ जो उनका सिस्टम है। सो द आइडिया इज प्राइम मिनिस्टर बोलता है, रिकमेंड करता है डिसॉल्यूशन ऑफ द लोक सभा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। A person can be a member of the Council of Ministers without being an MP for a maximum period of 6 months. आप एक बात बताओ, क्या कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बन सकता है बिना किसी पार्लियामेंट का पार्ट हुए, और कितने टाइम तक वो ऐसा रह सकता है? क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा से चुनाव लड़ना ही जरूरी है, या फिर राज्यसभा से नॉमिनेशन के थ्रू आके भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? आंसर ओके। पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, अगर वो 10% वोट्स कैप्चर करती है, एटलीस्ट 10% होना चाहिए, तब उसको अपोजिशन करते हैं। अभी हाल ही में चुनाव में अपोजिशन पार्टी इसलिए मिली नहीं थी। फ्रेज वर्ड है अंडर आर्टिकल 74 में, देयर शिल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। ये मैंडेटरी है, हमेशा एक कॉम होती है जो प्रेसिडेंट को एड करती है। आर्टिकल 74। Who allocates portfolio among the Council of Ministers? The answer is President on the recommendation of the Prime Minister. पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट के थ्रू आया था? टेल, हमने रिवीजन किया है ना, रिवाइज 1857। हमने 1773 टू 1947 के सारे एक्ट्स रिवाइज करने हैं हमें। तो बताओ पोर्टफोलियो किस एक्ट के थ्रू आया था? देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। The individual ministers are responsible to the president. तो collectively लोकसभा के लिए होते हैं, एज अ कॉम इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। डायरेक्ट, हमने हमारा सांसद खुद चुना है, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन है। सीट्स जो है वेरियस स्टेट्स की इन द लोकसभा, ये बेस्ड होती है ऑन पॉपुलेशन। किस राज्य में सबसे ज्यादा सीट्स हैं लोकसभा की, और उस राज्य में कितनी सीट्स हैं ये भी बताइए। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट्स। तो रियल एग्जीक्यूटिव होता है PM, चीफ स्पोक्सपर्सन PM, डिसॉल्यूशन लोकसभा रिकमेंड करता है PM, 6 मंथ्स मैक्सिमम कॉम में मेंबर हो सकते हैं बिना चुनाव लड़े, बिना बने पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। 10% सीट्स जरूरी है ओपोजिशन पार्टी के लिए। मैंडेटरी होती है कॉम का होना। पोर्टफोलियो प्रेसिडेंट अलोकेट करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। प्रेसिडेंट जो होते हैं कलेक्टिवली, जो मेंबर्स हैं कॉम के, इंडिविजुअली प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल लोकसभा। पॉपुलेशन के बेसिस पे लोकसभा की सीट्स होती है। सो ये क्विक फैक्ट्स थे पॉलिटी के। दीज आर वन लाइनर्स, ऐसे सवाल डायरेक्ट नहीं भी आएंगे, आ भी सकते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, बट इनसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। सो दैट इज वाई इनको लगाना जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो इस 1/3 पार्ट पे। 1/3 पार्ट जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, जो बनता है तो बनता है, नहीं बनता है तो नहीं बनता है। ये जो एग्जाम होता है ये लो स्कोरिंग होता है, इस चीज का बहुत अच्छे से याद रखना। ऐसा तो नहीं हो कि आप 120 प्लस के चक्कर में 92 जो कट ऑफ है वो मिस कर जाओ।
सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स लेने चाहिए, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद मॉडरेट देखने चाहिए, डिफिकल्ट मीडियम डिफिकल्टी वाले करेक्ट करो। ये दोनों होते ही आपका चाहे कैसा भी पेपर आए 50% मार्क्स तो हो ही जाएंगे। सिली मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए हम इतने सारे एमसीक्यूज, टेलीग्राम एटसेट्रा सब जगह कर रहे हैं। तो थोड़ा एफर्ट आप भी डालो, बी रेगुलर। रिवीजन क्लास में भी, टेलीग्राम में भी 10 एमसीक्यू सॉल्व करो। नेक्स्ट मंथ से हम पूरा 25 मिनट्स वाला भी करेंगे। पार्टिसिपेट, ओके। अब प्रेसिडेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज पावर्स एंड फंक्शंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ कॉम होता है, ये आर्टिकल 74 है। और कॉम का हेड होता है पीएम। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है। प्रेसिडेंट बाउंड है बाय द एडवाइस ऑफ कॉम। कॉम ने जो बोला प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। ऐसा 42nd में हुआ। 44th में ये हुआ कि प्रेसिडेंट एक बार उन्हें बोल सकता है कॉम को कि आप रिकंसिडर करो एडवाइस को, मतलब एक बार मना कर सकता है प्रेसिडेंट, कॉम ने जो एडवाइस दिया, बट कॉम ने फिर से वही एडवाइस दिया तो प्रेसिडेंट को उसे मानना पड़े। ये एक दिस हमें पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट और कॉम के बीच का रिलेशन। अब प्रेसिडेंट तो हो गया, दूसरा होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ये भी एक इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, बट वाइस प्रेसिडेंट में राज्यों को इन्वॉल्व नहीं करते। इसमें केवल बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है और सीक्रेट बैलेट होता है। वोटिंग इन सच इलेक्शन इज बाय सीक्रेट बैलेट। इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बनते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। नाउ सी द डिफरेंस, प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं थे, बट वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं। एक्चुअली नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए हैं, 12 मेंबर राज्यसभा। अब यही प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना, इसीलिए जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में इंक्लूड नहीं होता है। बट वाइस प्रेसिडेंट ने तो नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं बनाए हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के कॉलेज में होंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। हम संसद टीवी में देखते हैं ना, वेंकैया नायडू जी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा। तो जो भी उनकी पावर होती है ना, जैसे लोकसभा का स्पीकर है, वैसे ही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो दिस वाइस प्रेसिडेंट है। तो सिमिलर टाइप ऑफ पावर उन्हें मिला है। तो दिस इज दैट, ये रिजेंबल करता है जैसे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है। हु इज अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट? आंसर लाइक दैट। ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट जब वैकेंसी है प्रेसिडेंट ऑफिस में, ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज। तो एक्चुअली हमेशा एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो दैट इज वाई हम ये सिस्टम बना के रखें। प्रेसिडेंट है तो फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो सीजेआई। हिदायतुल्लाह साहब हमने पढ़ा था, फर्स्ट सीजेआई जो प्रेसिडेंट का रोल ड्यूटी डिलीवर किया था। अगर सीजेआई भी नहीं है तब कौन करेगा प्रेसिडेंट का ड्यूटी? टेल आंसर। सो ये कुछ फैक्ट्स हो गए वाइस प्रेसिडेंट के। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये जनरली फेज क्यों यूज किया जाता है? फ्रेज ये बताया जाता है 1968 का टाइम है, हम शिप टू माउथ कंट्री थे, खाने के लिए ज़्यादा था नहीं, हमारे पास फूड ग्रेन्स भी नहीं हो रहे थे, तो हमने सोचा प्रोडक्शन बम्पर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी टाइम पे जो नॉर्मन बोरलो हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलो, जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड माने जाते हैं, उनके थ्रू इंडिया में भी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एंड ऑल, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ दिस ग्रेन्स। तो ये एम एस स्वामीनाथन जी जाने जाते हैं इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की। इसके 12 कंपोनेंट्स होते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हो, इरिगेशन अच्छा हो, अंडरग्राउंड दिस ग्राउंड वाटर के थ्रू जैसे सिंचाई हो रही है, नहर बना रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हो, कमांड एरिया डेवलपमेंट हो, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग हो, लैंड रिफॉर्म हो, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, पैसा चाहिए काम करने के लिए पैसा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड्स मार्केटिंग, फार्म मैकेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। ये 12 कंपोनेंट्स होते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ये सारे याद होने चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन से इम्पैक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव क्या हुआ? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा, फूड सिक्योरिटी होगी, आज के टाइम पे हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स कम हुआ, कैपिटलिज्म आया, एडवांसमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये हुए पॉजिटिव। बट नुकसान भी हुआ, इंटर क्रॉप इम्बैलेंस हो गया, सब कोई बस वीट और राइस, वीट और पैडी, इसके अलावा कोई दूसरी क्रॉप नहीं है, मोनोकल्चर हो रहा है। रीजनल इम्बैलेंस हो गया, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा प्रॉस्पेरस हो गया, बाकी एरिया पीछे छूट गए।
अनएम्प्लॉयमेंट हुआ मैकेनाइजेशन से, इंटर रीजनल माइग्रेशन हुआ, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ लार्ज एंड स्मॉल फार्मर। तो हर चीज के कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, इसलिए फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 आएगा बाद में। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब बहुत सारी रिवॉल्यूशन है, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर की है, येलो ऑयल सीड की बोलते हैं, एडिबल ऑयल। आज के टाइम पे पाम ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ सकता है। हम पाम ऑयल जो इंपोर्ट कराते हैं इसके सब्सटीट्यूशन के लिए किस एरिया में पाम ऑयल प्रोडक्शन की बात करें? आंसर, इंडिया के किस ज्योग्राफी में पाम ऑयल। व्हाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क। व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन, फिश मत्स्य संपदा योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिलायंट में मेंशन था ब्लू रिवॉल्यूशन। पिंक हो सकती है श्रिम्प फूड प्रोसेसिंग की, ब्राउन कॉफी कोकोआ, रेड मीट टोमेटो, फ्रूट एप्पल हनी हॉर्टिकल्चर का, गोल्डन ग्रे फर्टिलाइजर, सिल्वर एग्स पोल्ट्री, गोल्डन का जूट, और सिल्वर हो जाता है कॉटन। कॉटन, ये कुछ कलर हैं वेरियस रिवॉल्यूशन के। अब एक एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी बताया स्वामीनाथन साहब ने। इन्होंने बोला हमें एवरग्रीन की जरूरत है, एवरग्रीन में सब आ जाएगा, लाइक प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बढ़ाओ। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी सक्सेस साइंटिफिक टेक्निक से करो और सस्टेनेबिलिटी पे भी यहाँ पे फोकस करो, तो ये एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हो। सो दीज आर सम रिवॉल्यूशंस जिससे कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, इम्पैक्ट क्या हुआ, और ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब हम क्विकली कुछ मेजर क्रॉप्स देखते हैं। सी, ये मेजर क्रॉप्स हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिया में मेजर क्रॉप्स है बिकॉज क्लाइमेटिक जोन बहुत वेरिड है, तो बहुत सारी क्रॉप्स हैं इंडिया में। फूड क्रॉप क्या है? जैसे राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी, ग्राम, ये खाने की है फूड। कैश क्रॉप बेसिकली हम सेल के पर्पज से करते हैं, जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट। प्लांटेशन ब्रिटिशर्स लेके आए, टी का, कॉफी, स्पाइसेस, रबर, कार्डमम, टर्मरिक एंड कोकोनट। कुछ ही दिन पहले न्यूज में देखा था रबर एंड ऑल हम नॉर्थ ईस्ट में लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये होती हैं डिफरेंट कैटेगरी, वन बाय वन देखते हैं। टी का इतना टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इंडिया में ज्यादा टी कहाँ मिलती है? असम तरफ। रेनफॉल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है इतना। सॉइल में ह्यूमस होना चाहिए, आयरन कंटेंट भी होना चाहिए, और वेल ड्रेन मतलब ठहरा पानी नहीं चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए, बहना चाहिए। डीप एंड फ्राइबल लोम आर ऑल्सो सुटेबल। डिस्ट्रीब्यूशन देखो कहाँ है? असम की चाय, सूरमा वैली। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, तमिलनाडु में भी कुछ एरिया में है, केरला में भी है। तो दिस इज चाय, टी, टी इज लाइफ, तो दिस इज टी। कॉफी कहाँ मिलता है? कॉफी मिलता है 15 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको फ्रॉस्ट पसंद नहीं है, हमने प्रेसिपिटेशन पढ़ा था ना, फ्रॉस्ट पसंद नहीं है, जो फ्रॉस्ट हो जाता है जमना, फ्रॉस्ट, बर्फ, नो, फ्रॉस्ट पसंद नहीं है। रेनफॉल थोड़ा कम भी चलेगा। सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, लोम होना चाहिए, ह्यूमस, आयरन, कैल्शियम होना चाहिए। प्राइमरली जो कॉफी है वो कर्नाटका में होती है, 80% ऑफ टोटल कॉफी प्रोडक्शन। केरला में भी है। तो अब देखो साउथ में कॉफी ज्यादा प्रेफर की जाती है बिकॉज यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है, कर्नाटका। कॉटन जो होता है इसको टेम्परेचर 21 टू 30 चाहिए, पर बहुत कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और इसको भी फ्रॉस्ट पसंद नहीं है, वरना एक्चुअली क्या होता है, कॉटन बॉल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, रुई के जो कॉटन बॉल्स। रेनफॉल नॉर्मल चलेगा, इरिगेशन भी चलेगा। रेगुलर सॉइल होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की एक स्पेशलिटी होती है, बताओ क्या होता है? खूब पानी है या फिर पानी की कमी है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है रेगुलर की। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? क्या स्पेशलिटी है? ये अलुवियल और लेटराइट में भी है। अब रेगुलर ब्लैक सॉइल कहाँ पर है? इस डेक्कन में, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इधर प्राइमरली कॉटन होता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। शुगर केन 20 से 26 डिग्री चाहिए, 150 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, डीप रिच लोमी ब्लैक सॉइल सूटेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन का है? यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में है, कर्नाटका, आंध्रा। प्राइमरली यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ शुगर केन सबसे ज्यादा होता है। राइस को बहुत पानी चाहिए, हॉट और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा हो, 24 डिग्री। तो रेनफॉल 100 से 200 है। क्लेई लोम इसके लिए बेस्ट है। तो देखो इसीलिए हम बोलते हैं हरियाणा तरफ, पंजाब में राइस टेक्निकली वहां नहीं लगना चाहिए बिकॉज वहां हॉट और ह्यूमिड कंडीशन नहीं है, हम ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो दैट इज वाई पैडी से अलग कोई दूसरी क्रॉप का ट्राई करना चाहिए। तो देखो पैडी मतलब राइस, वेस्ट बंगाल, यूपी, यहाँ ज्यादा है, इस एरिया में ज्यादा है। वीट की बात करें तो ये टेम्परेट क्रॉप है, 10 से 15 डिग्री विंटर में है, रेनफॉल 40 से 75 है, फ्राइबल लोम, क्लेई लोम, फर्टाइल, ड्रेन्ड है। वीट कहाँ होता है? यूपी में ज्यादा है, पंजाब, हरियाणा, एमपी, राजस्थान। तो ये वीट है।
जो यूक्रेन क्राइसिस है ना, वीट का शॉर्टेज हो रहा है बिकॉज ये यूक्रेन रशिया है, ये भी वीट का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ये, तो वीट इज इंपॉर्टेंट। मेज मक्का होता है, इसके लिए वेल ड्रेन अलुवियल होना चाहिए। बिहार, यूपी, कर्नाटका, आंध्रा, यहाँ पे मेज है 21 to 25। बार्ले होता है, बार्ले को लाइट क्ले एंड अलुवियल सॉइल है, यूपी, राजस्थान, एमपी, यहाँ पे बार्ले भी है। ज्वार, एक्चुअली ये जो है ना मिलेट्स का भी आप पूछ रहे थे, मिलेट्स जो है इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट इंटरनेशनल ईयर भी डिक्लेयर हुआ था मिलेट्स। और मिलेट्स हम इसलिए भी एम्फेसाइज कर रहे हैं, जो डाइट है पोषण अभियान की हम डाइवर्सिफाई करें, न्यूट्रिशनल ज्यादा हो। इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में ये चीजें ज्यादा बेटर होती है कंपैरिजन टू व्हीट एंड पैडी। तो ये जैसे ज्वार है ना, ज्वार बहुत हेल्दी होता है, खाना चाहिए। ये राबी की क्रॉप है, ड्राई फार्मिंग, क्ले इन सैंड, तो दिस इज ज्वार। और ये ना कम बारिश में भी हो जाता है, ज्यादा वाटर इंटेंसिव नहीं है ज्वार बाजरा की रोटी लाइक दैट। तो एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप में देखो, राइस में इतना है, ज्वार, मेज, ऑयल सीड, कॉटन, शुगर, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि राइस में इतना एरिया है। बाजरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाजरा की रोटी राजस्थान, महाराष्ट्र, इधर ज्यादा होता है ये, दिस इज वेरी टेस्टी। देन जूट कहाँ पे होता है? जूट होता है वेस्ट बंगाल में, यहाँ फाइबर क्रॉप है जूट। जैसे कॉटन है ना, तो देखो दो चीज याद रखना है, इंडिया के वेस्ट में कॉटन है, इंडिया के ईस्ट में जूट है। जूट, जूट की रस्सी बनती है, पैकेज मटेरियल बनते हैं, बोरे बनते हैं जूट के, जूट। तो इसके लिए बहुत पानी चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, ऐसी चीजें बंगाल तरफ ज्यादा है, तो जूट यहाँ मिलता है। तो एक रफ आइडिया लग गया ना, मेजर क्रॉप्स, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टी, कॉफी, कॉटन, शुगर केन, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, ज्वार, बाजरा एंड जूट। इसको एक बार आप क्विकली रिवाइज कर लेना, दैट्स ऑल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स देखते हैं। तो दिस इज अकबरनामा, ऑल्दो मैंने देखा ये सही होना चाहिए, अगर कुछ मिस्टेक है मुझे रिमाइंड कराना, इसको हम क्विकली करेक्ट कर लेंगे। अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। अमर कोश है अमर सिम्हा। ये चीज एग्जाम के एक दिन पहले बस क्विकली गो थ्रू कर लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी ठीक है। अमर कोसा, अमर सिम्हा। देन दिस इज प्रशोन्नतर मलिका, दिस इज अमोघ वर्षा। आर्यभट्टी लिखा है आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांता है आर्यभट्ट ने। बुद्ध चरित्र में अश्वघोषा। बाबरनामा बाबर, तुजुके बाबरी बाबर। दिस इज ब्रह्मसूत्र भद्रयायन ने लिखा है। हर्षचरिता बाणभट्ट, सवाल आया था बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भारत मुनि, सवाल आया था। किरातर जुनिया भारावी ने लिखा हुआ है, भारावी ने। स्वप्न वासदत्तम भाषा ने लिखा है, भाषा। पृथ्वीराज रासो चांद बरदाई ने लिखा है। दश कुमार चरित्र डांडिन ने लिखा है। काव्य दर्शा डांडिन ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है। नागानंद हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। रत्नावली हर्षवर्धन। तुजुके जहांगीरी जहांगीर। गीत गोविंद क्वेश्चन आया था जयदेव। राजतरंगिनी क्वेश्चन आया था कलहंड। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। कुमार संभव कालिदास। तो ये कुछ हैं, दीज आर सम बुक्स एंड ऑथर्स। आगे कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल नहीं डरना है, एक बार इसको और आप पढ़ना, ये याद हो जाएगा। मालविका अग्निमित्रा कालिदास। मेघदूत कालिदास। रघुवंशन कालिदास। शकुंतला कालिदास। विक्रम वर्षी कालिदास। कालिदास फेवरेट है। अर्थशास्त्र कौटिल्य। अर्थशास्त्र किस पे बेस्ड बुक है? टेल। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। अष्टाध्यायी ये किसकी बुक है? पाणिनि, ग्रामर। महाभाष्य पतंजलि। प्रेम वाटिका रसखान। सूर, ये भक्ति इरा के हैं। सूरसागर सूरदास। पांडुरंग महात्यम तिन्नाली रामकृष्णन ने। रामायण लिखा है वाल्मीकि जी ने। पंच सिद्धांतिका विहार वराह मिहिर ने। बृहत संहिता लिखा है वराह मिहिर ने। कामसूत्र लिखा है वात्स्यायन ने। भगवत गीता लिखा है वेद व्यास ने। नवरत्न लिखा है वीर सेना ने। देवी चंद्रगुप्तम लिखा है विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षस लिखा है विशाखा दत्त ने। और पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कल ही पढ़ा था हमने, हितोपदेश एंड पंचतंत्र किसकी स्टोरीज है यहाँ पे? जातक कथाएं। ओके, सो ये कुछ नाम है, एग्जाम के 2 दिन पहले इसको आप देख लेना, इससे सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो वो बन जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी पे आते हैं। इकोनॉमी में आज हम स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, बिकॉज पिछले कुछ टाइम से स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा हमने फ्लक्चुएशंस देखे हैं। बाकी हमने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कल देखा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एशिया का है, 75 में बना था, इसको दलाल स्ट्रीट भी बोलते हैं। बीएसई रीनेम हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड 2005 में।
1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था, जो स्टार्टिंग में फैसिलिटेट किया था शेयर्स ऑफ टेक्सटाइल मिल। 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज हुआ था। तो देखो टेक्सटाइल कॉटन का है अहमदाबाद वेस्ट, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, जूट है ईस्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। यहाँ दो टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेटिव। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सिक्योरिटीज हमने पढ़ा ना कल, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, फिर डेरिवेटिव है, फिर सेकेंडरी सेल्स हो रहा है। तो सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पे होती है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट रिलेटिंग टू देयर यील्ड एंड प्राइस। तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है यहाँ पे, पैसा ट्रेडिंग होती है। स्पेक्यूलेटिव होता है, इसमें शॉर्ट टर्म गेन के लिए ट्रेडिंग हो रहा है। डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी, पेमेंट ऑफ फुल प्राइस में रेयर ही होता है। आप ट्रेडिंग करते हो, परचेस करते हो, सेल करते हो, शॉर्ट टर्म गेन लेते हो। ओके, डिफरेंस इन यील्ड एंड प्राइस। तो ये चीज ना स्पेक्यूलेटिव होती है। स्पेक्यूलेटिव मतलब आपने देखा कल इस कंपनी का बेहतर भविष्य दिख रहा है तो यहाँ पे पैसे लगाओ, इसके इन्वेस्टमेंट करो, ये सब स्पेक्यूलेशन है। इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन और स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं हर स्टॉक एक्सचेंज। स्पेक्यूलेटिव में क्या होता है, जैसे स्पॉट ट्रांजेक्शन होता है, मतलब पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी, डिलीवरी वगैरह सब एक ही दिन पे हो गया ऑन द स्पॉट, दैट इज स्पॉट ट्रांजेक्शन। कैश क्या होता है, रेडी डिलीवरी ट्रांजेक्शन होते हैं, डिलीवरी पेमेंट जो है वो विद इन अ पीरियड 1 to 7 डेज में हो जाएगा। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन आगे के लिए होता है, फॉरवर्ड मार्केट भी होता है, इसमें से 15 से 30 दिन के बीच में सेटलमेंट होता है। अब बिकॉज यहाँ स्पेक्यूलेटिव भी है, इरेगुलरिटी भी है, तो एक टाइम था जिसमें बहुत स्कैम्स हुए थे यहाँ पे, तो लूप होल्स का फायदा उठाया गया था वहां पे। तो इसके लिए फिर जैसे नरसिम्हन कमेटी बनती है, सेबी आता है। सेबी का काम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पैसा है इन्वेस्टर्स का उसको सेफ गार्ड करना। तो इसके लिए सेबी प्राइमरली बना और इस तरीके से सेबी इसको कंट्रोल करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज हमें समझ में आ गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन होता है, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन होते हैं। अब दो स्टॉक एक्सचेंज बहुत फेमस है इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई जो है ये लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1992 में बना था, टैक्स पेइंग कंपनी है, अनलाइक अदर स्टॉक एक्सचेंजेस इन द कंट्री। रिमेंबर दिस थिंग, ये टैक्स पेइंग कंपनी है अनलाइक अदर स्टॉक एक्सचेंजेस इन द कंट्री। एनएसई टैक्स भरता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड फेरवानी कमेटी के थ्रू ये बना था, फेरवानी कमेटी 92 में बना था। 93 में इसको रिकग्निशन मिला और ऑपरेशन 94 में स्टार्ट हुआ, 95 में लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री बन गया एनएसए। ट्रेडिंग यहाँ पे दो टाइप की होती है, होलसेल डेट कैटेगरी और कैपिटल मार्केट। होलसेल डेट कैटेगरी में क्या होता है, सिमिलर जैसे मनी मार्केट ऑपरेशन हमने देखा था ना, पैसे जनरेट हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, ट्रेजरी बिल, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, कमर्शियल सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये काइंड ऑफ मनी मार्केट है। एनएससी का एडवांटेजेस क्या होता है, एनएससी एक इंटीग्रेटेड स्टॉक है, ट्रेडिंग नेटवर्क अक्रॉस द नेशन, इंटीग्रेटेड है। इन्वेस्टर्स यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं सेम प्राइस फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। इंटर मार्केट ऑपरेशंस भी स्ट्रीमलाइंड है, ऐसी फैसिलिटी दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में नहीं है। सो दिस इज दैट। कई बार डिले हुआ कम्युनिकेशन, लेट पेमेंट, एफिशिएंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कभी कंप्यूटराइज्ड वर्क है। जैसे अभी कुछ टाइम से अभी जो स्टॉक मार्केट में अभी जो डिफिकल्टी हुआ, चीफ ने रिजाइन करना पड़ गया कि एल्गो ट्रेडिंग है, कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, लोकल जो ट्रेडिंग का अर्ली अगर उनको एक्सेस मिल रहा है तो दे आर ट्राइंग टू डेविएट करने की और यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अर्ली इंफॉर्मेशन। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे देखें। तो प्राइमरली हमें पता चल गया व्हाट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरली हम जो नॉर्मल कॉलोकियल टर्म में बात करते हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा पॉपुलर है पब्लिक में। 1875 में बना था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप है, 137 ईयर्स ओल्ड है। फैसिलिटेट किया इसने ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट को काफी टाइम तक, फंड रेजिंग में, कैपिटल रेजिंग प्लेटफॉर्म। अब यहाँ सेंसेक्स टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसेक्स, बाकी बीएसई 200, मिड कैप, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। दीज आर प्राइमरली इंडेक्स, जैसे सेंसेक्स है 30 कंपनीज है उनका ग्रुप हो जाता है सेंसेक्स, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ऊपर नीचे जाता है। दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 5000 कंपनीज लिस्टेड है यहाँ पे, वर्ल्ड का वन एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड, नंबर 1 है, सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनी है बीएसई में। बीएसई जो है 5th मोस्ट एक्टिव एक्सचेंज भी है, तो दैट इज वाई दिस इज वेरी पॉपुलर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम भी है यहाँ पे, है ना, इंडेक्स ऑप्शंस भी देता है, तो दिस इज बीएसई। ये इसके अलावा ISO 9001 2000 सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है।
अब ये जो सेंसेक्स है ना, ये पॉपुलर बहुत है। सेंसेक्स प्राइमरली हम स्टॉक मार्केट को ही सेंसेक्स समझने लग जाते हैं। ये सबसे ट्रैक्ड, वाइडली ट्रैक्ड स्टॉक मार्केट बेंचमार्क इंडेक्स है टॉप 30 से कंपनीज का। तो सेंसेक्स मतलब स्टॉक मार्केट नहीं होता है। बीएसई एक स्टॉक मार्केट है, सेंसेक्स तो उसका बस एक इंडेक्स है। ये इंटरनेशनली यूरोक्स में, लीडिंग ब्रिक्स वगैरह में एक्सचेंजेस में काम करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कार्बन एक्स भी किया था, कार्बन बेस्ड थीमेटिक इंडेक्स किया था। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, जहां कार्बन आता है मतलब क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से रिलेटेड। बेंचमार्क क्रिएट करना था, रिस्क जो है उसको करें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो इस तरीके से ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, इसको एक बार आप रीड कर लेना। दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये होता है स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। सेंसेक्स क्या होता है? ये सेंसेक्स है कुछ लिस्टेड कंपनीज का। कुछ दिनों से अंटार्कटिका बहुत न्यूज में। देखो ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका साउथ में है, और अंटार्कटिका इटसेल्फ इज अ कॉन्टिनेंट। तो ये पूरा लैंड मास है, दिस इज कॉन्टिनेंट। ये ग्लोबल कॉमन माना जाता है। अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे रिसर्च बेस स्टेशन बना रहे हैं। मैपिंग बहुत ज्यादा तो नहीं, हमें ध्यान रखना है। बेसिक बेसिक हमें पता रहना चाहिए कि इंडिया के कौन से बेस स्टेशन है, वो मैं आगे बता। तो ये अर्थ का सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। पॉपुलेशन नेक्स्ट टू जीरो है। ज्योग्राफी ये है कि ये सदर्न हेमिस्फेयर में है, साउथ में है, साउथ पोल में है। लैंडमास आइस से कवर होता है। ऑनिक्स यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। वॉस्टॉक यहाँ का लेक है वॉस्टॉक, रिवर है ऑनिक्स। सब ग्लेशियर लेक इन द वर्ल्ड वॉस्टॉक है यहाँ पे। तो दिस इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को गवर्न कैसे करें? तो उसके लिए एक होती है अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। दिसंबर में हुआ था, 12 कंट्री, 23 1961 में इसका रेटिफिकेशन और केम इनटू फोर्स। तो द आइडिया इज अंटार्कटिका को डीमिलिटराइज करना है, फौज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, पीसफुल रिसर्च एक्टिविटी करना है। कोई भी डिस्प्यूट है वो इंटरनेशनल टेरिटोरियल सोवरेनिटी के हिसाब से होगा, कोऑपरेशन के हिसाब से होगा। शुरू में 12 थे, अब यहाँ पे 54 कंट्रीज इसके पार्ट है। तो अंटार्कटिक ट्रीटी के मेन पॉइंट्स क्या हैं? मिलिट्री नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ऐसे एक एमसीक्यू बन सकता है ना, इंपॉर्टेंट है। फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान्स एंड डेटा, टेरिटोरियल क्लेम नहीं होगा, न्यूक्लियर फ्री होगा, लैंड बट नॉट सी, लैंड पे अप्लाइड है ये, दिस लैंड पे। देन ऑल स्टेशंस ओपन है, इंस्पेक्शन बाय अदर नेशन, ट्रांसपेरेंसी है। नेशनल लॉ अप्लाई टू सिटीजन्स नॉट टू एरिया, इंडियन सिटीजन इंडियन लॉज, अमेरिकन सिटीजन अमेरिकन लॉज। ट्रीटी मॉडिफाई भी हो सकती है। ऑल ट्रीटीज, नो वन कैरीज आउट एक्ट्स अगेंस्ट द ट्रीटी, ऐसा यहाँ पे पॉइंट्स है। तो ये मेन पॉइंट्स है अंटार्कटिक ट्रीटी के। अब यहाँ पे इंडिया के बेस स्टेशन है। 81 से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले आया दक्षिण गंगोत्री 83 में, मैत्री 88 में, और भारती 2012 में। दक्षिण गंगोत्री बना, आइस शेल्फ पे है, सेंट्रल ड्रोनिंग मॉडलैंड रीजन पे। अबैंडन 1990 में किया क्योंकि ये स्नो के अंदर बरिड हो गया। करेंटली मैत्री और भारती अभी ऑपरेशनल है, तो दक्षिण गंगोत्री अभी ऑपरेशनल नहीं है। मैत्री और भारती अभी ऑपरेशनल है। हिमाद्री जो है ये स्वालबार्ड में, और हिमाद्री कहाँ पर है? आर्कटिक में, और आर्कटिक कहाँ पर है? नॉर्थ आर्कटिक। देन नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च जो है, गोवा एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, जो इसको मैनेज करता है। 2008 में हमने सागर निधि प्रोग्राम लॉन्च किया था। एक आइस वेसल था ये, जैसे एक्चुअली क्या होता है, टाइटैनिक क्यों डूबा, आइसबर्ग्स वगैरह, आइस भी है यहाँ पे मूव करने पर, बहुत ज्यादा दिस कोल्ड एरिया है। तो ये जो सागर निधि है, ये आइस को कट करते हुए दिस आगे बढ़ सकता है, वेसल टू नेविगेट अंटार्कटिक वाटर, बिकॉज यहाँ पे आइस शेल्फ्स बहुत है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें अंटार्कटिका के बारे में पता होना चाहिए। बाकी हमने आर्कटिक भी पहले की क्लासेस में देख लिया है। रिवीजन, रिवाइज 23 क्लासेस हो गई है रिवाइज। अभी कल परसों ही न्यूज में था एनएफसी। तो एक तो आरएफआईडी होता है, जैसे फास्टैग हुआ वो आरएफआईडी है। आप टोल स्टेशन पे क्रॉस करते हो, अपने आप पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, तो वो आरएफआईडी है। आप किसी शॉप में जा रहे हो, मॉल्स वगैरह में जा रहे हो, हर क्लोथ में एक आरएफआईडी लगा होता है। बिना पैसे के आप जाने की कोशिश करोगे तो वो बजर हो जाता है, दैट इज आरएफआईडी। एनएफसी भी मोबाइल्स में काफी पॉपुलर हो गया है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो ये दो चीजें, इनको वन बाय वन समझते हैं। एक्चुअली आरएफआईडी एक ब्रॉडर टर्म है, और आरएफआईडी का सबसेट होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आरएफआईडी का सबसेट है एनएफसी। क्विकली कंपेयर देखें इन्हें, तो आरएफआईडी 80s में बना था, एनएफसी अराउंड 2002 के टाइम पे बना।
RFID पहले देख लेते हैं। एक तो जैसे बार कोड्स होते हैं, बार कोड्स को स्कैन करो, आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है वहां पे। बार कोड्स, QR कोड नहीं। एक अब पुरानी किताबों वगैरह में देखो ऐसे लॉन्ग लाइंस होती है, elongated, दीज आर बार कोड्स। तो बार कोड्स जैसे लाइब्रेरी में बुक्स के लिए भी है। तो बार कोड्स में क्या, एक स्कैनर चाहिए होता था, अब RFID में वो नहीं चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ लाइन ऑफ साइट नहीं है। रेंज बढ़ गई, क्विकली बैचेस में आप चीजें रीड कर पाओगे, तो RFID की ये एडवांटेज हो गया। सिंपल आईडी होती है, डेटा स्टोर करके रखा है, इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम भी है सप्लाई चेन का, लॉस प्रिवेंशन भी है यहाँ पे। तो ये लॉस प्रिवेंशन नहीं है, तो ये RFID के लिए टाइम टू कनेक्ट बहुत शॉर्ट है, 1 मिली सेकेंड में कनेक्शन हो जाता है। रेंज देखो इसकी थोड़ी ज्यादा है, 10 से 100 मीटर है। तभी आप टोल पे जाओ तो ऐसा नहीं कि कार बिल्कुल क्लोज ले जाना है, थोड़ा डिस्टेंस से भी वो एक्ट हो जाएगा। फिक्स्ड इंफ्रा भी हो सकता है, हैंड रीडर भी हो सकता है, इस तरीके से स्कैन करने का। RFID जो होता है बेसिकली इन्वेंटरी मैनेजमेंट में होता है, जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह है, कोई किराना का स्टोर है, वहाँ पे हर हर आर्टिकल पे, प्रोडक्ट पे उन्होंने टैग लगा दिया, कपड़े पे टैग लगा दिया, तो वो उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। लॉस प्रिवेंशन है, जैसे देखो अगर बिना पेमेंट के आप जाओगे तो स्टोलन प्रोडक्ट अलार्म बजेगा। एक्सेस कंट्रोल है, रेस टाइमिंग में अपन यूज कर सकते हैं, जब हमें क्विकली देखना है किसने पहले रेस जीता। अटेंडेंस जो होता है ऑफिस वगैरह में, वो यहाँ पे हो सकता है। इवन जानवरों में भी हम, लाइव स्टॉक में, पेट में भी हम RFID लगाते हैं। तो ये तो हुआ RFID। इसका सबसेट है NFC। NFC 2002 में बना, QR कोड को इम्प्रूव किया। इधर भी लाइन ऑफ साइट जरूरी नहीं है, आमने सामने नहीं हो तब भी चल जाएगा। सिक्योरिटी बढ़ी, इंटेलिजेंस बढ़ा, मल्टीपल डेटा टाइप्स अब यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। तो RFID रिस्ट्रिक्टेड था, NFC में बहुत सारा डेटा हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इससे यूटिलिटी बढ़ गई, ऑथेंटिकेशन बढ़ गया, टाइम इसमें भी कम है कनेक्शन का, और इसमें रेंज बहुत कम होती है। जैसे मोबाइल से पेमेंट है ना, तो मोबाइल्स दोनों पास लाने पड़ेंगे, 10 सेंटीमीटर जितने पास, स्मार्टफोन एंड दिस। तो इससे क्या होता है, आप NFC को यूज कर सकते हो कंटेंट शेयरिंग में, प्रोडक्ट गेमिफिकेशन में, मैसेजिंग वगैरह में। जो काम RFID कर रहा है वो NFC भी करेगा, पर NFC और एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकता है। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है, स्टोर चेक इन है, प्रोटेक्ट अपनी ब्रांड को, आप मोबाइल पेमेंट कर सकते हो। तो ये अभी न्यूज में है, UPI मोबाइल पेमेंट बाय NFC। ओके, तो ये बेसिक्स है NFC के। आज हमने NFC पढ़ा, अंटार्कटिका पढ़ा, NSE and BSE स्टॉक एक्सचेंजेस, देन दीज आर बुक्स एंड ऑथर्स, देन डिफरेंट मेजर क्रॉप टाइप्स हैं, और ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट एंड पॉलिटी के फैक्ट्स। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.